हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 78 है। 77 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेएससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, यूपी एसआई की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, पंचम पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना। तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा था ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका छठी पंचवर्षीय योजना में। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो ये थी आपका 1980 से 1985 तक। ठीक है, देखिए इसके तहत और भी चीज़ें किया गया था जो कि इम्पोर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 में आपका नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1980 में आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। ठीक है, देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपका? तो ये 1956 से 61 तक थी। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना ये कब तक थी? तो 1969 से 74 तक थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये थी आपकी 1974 से 79 तक थी। ठीक है, देखिए ये जो है कि पहले प्लानिंग कमीशन के तहत जो है कि ये पंचवर्षीय योजना चल रहा था। प्लानिंग कमीशन जो है कि आपका केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर इसका गठन किया गया था। कब? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का। ठीक है, अभी जो है कि योजना आयोग पिक्चर में नहीं है, अभी आ गया है क्या? नीति आयोग। तो नीति आयोग कब से पिक्चर में, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन जो है कि किया जाता है किससे? तो देखिए भारत में ना जो भी मतलब निर्धन व्यक्ति हैं उनका आकलन जो है कि कैसे किया जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को निर्धन कब माना जाता है? यदि उसकी आय या उपभोग स्तर जो है कि न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए। ठीक है, तब उसको हम निर्धन मानते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? ये थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, करारोपण, भूमि सुधार। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि असमानता घटाने का उपाय नहीं है। तो ये है आपका कौन सा? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। बाकी सब ये जो है कि आपका असमानता घटाने के उपाय हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है लगभग 21.9%, लगभग 30%, लगभग 29.5%, लगभग 40%। तो भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं उनका प्रतिशत कितना है? तो उनका प्रतिशत है 21.9% है। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, उपयुक्त में सभी। तो देखिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। देखिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और भारत में जो गरीब लोग हैं उनके लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुएं जो कि वितरित करता है ये,
जैसे कि मान लीजिए गेहूं हो गया, चावल हो गया, मिट्टी तेल हो गया या चीनी हो गया। जैसे पहले ये जो है कोटा समझते हैं ना आप लोग, जैसे गांव में बोला जाता है कोटा या राशन की दुकान, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ें जो मिलता है ना, वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ही अधीन मिलता है वो चीज़ें, ठीक है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संभालने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय खाद्य निगम करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कि गरीबी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारतीय उद्योग, भारतीय कृषि, भारतीय मेट्रो नगर और भारतीय ग्रामीण जीवन। तो भारत निर्माण ये एक कार्यक्रम है, ये किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? तो देखिए भारत निर्माण जो है ना, जो गांव में लोग रहते हैं उनको बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए जो है कि ये सरकार कब स्टार्ट किया था? तो 16 दिसंबर 2005 में जो है कि इसका कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ठीक है। देखिए ये 6 चीज़ों पे फोकस करता है। कौन कौन सी चीज़ों पे? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास। तो इसमें से ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है? तो इसमें है आपका कौन सा? ये है आपका फोर्थ ऑप्शन कि भारतीय ग्रामीण जीवन। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। मतलब जो ग्रामीण जीवन है उसको विकसित करने का ये कार्यक्रम है भारत निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था। 2007 तक, 2008 तक, 2009 तक, 2010 तक। तो सर्व शिक्षा अभियान इसका लक्ष्य जो है कि प्राथमिक शिक्षा को सभी को उपलब्ध कराना था। कब तक? तो ये 2007 तक। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के बारे में हम बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान ये भारत सरकार का कार्यक्रम है, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है कि 2001-2002 में किया गया था, ठीक है। किसकी सरकार थी उस टाइम पे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और इनके द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। देखिए इसके लिए आपका 2002 में संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 86वां संविधान संशोधन था 2002 में। उसमें क्या संशोधन किया गया? तो उसमें यह संशोधन किया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है। तो ये मौलिक अधिकार किस में जोड़ दिया गया? तो आपका अनुच्छेद जो 21 है उसमें क जोड़ करके ये चीज़ें कर दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। और इनको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक है। उसी में क्या हुआ कि अनुच्छेद 51 क में जो पहले 10 आपके मौलिक कर्तव्य थे वो जो है कि एक मौलिक कर्तव्य और भी जोड़ दिए गए। वो क्या था कि हर माँ बाप का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आप लोग जान गए कि इसी मतलब टाइम शुरू किया गया था 2001-2002 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा, उपभोक्ता मामलों एवं कल्याण विभाग द्वारा, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो जो मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंधन या वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मध्याह्न भोजन मतलब मिड डे मील, ठीक है। तो ये किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। देखिए बच्चों में ना पौष्टिक स्तर में सुधार करने के लिए 15 अगस्त 1995 में जो है कि ये स्कीम शुरू की गई थी मिड डे मील वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक होता है और लघु प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें छात्रों को दोपहर का भोजन जो है कि निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ था 15 अगस्त 2002 को, 31 मार्च 2003, 18 जून 2004 को, 12 अप्रैल 2005 को। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो ये किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। देखिए ग्रामीण जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये पूरे भारत में जो है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए जो है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है। और इस योजना का शुभारंभ 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? अंत्योदय दृष्टिकोण, भोग से मुक्ति दृष्टिकोण, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण, अंधोसंरचना विकास दृष्टिकोण। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना जो है कि ये किसका एक पर्यायवाची है? तो ये है आपका अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण का। ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण आवास, ग्रामीण चिकित्सालय, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण। देखिए भारत निर्माण के बारे में अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, तो ये इसका पर्पज क्या था उसके बारे में बात किया गया था, लेकिन ये बोल रहा है कि सम्मिलित नहीं है कौन। तो देखिए इसमें 6 चीज़ों पे ये फोकस किया जाता है ना। कौन कौन चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था? बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और आवास। तो देखिए विद्युतीकरण भी है, आवास भी है और आपका पानी भी है। ये क्या है? चिकित्सालय नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन आपका सही है। भारत निर्माण कितने चीज़ों पे फोकस करता है? 6 चीज़ों पे, ये याद रखिएगा आप लोग। आवास, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई और दूरसंचार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का स्थापना वर्ष था 1991 में, 1996 में, 1999 में और 2001 में। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, इसका जो है कि स्थापना वर्ष था आपका 1 अप्रैल 1999 को। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। देखिए गरीबी रेखा से जो नीचे रहने वाले गरीब परिवार हैं ना, उनकी सहायता के लिए ये कार्यक्रम आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एक वर्ष में रोजगार सुनिश्चित करता है। 365 दिन का, 200 दिन का, 150 दिन का, 100 दिन का। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ये एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है? कितने दिन का रोजगार जो कि ये गारंटी देता है? तो वो देता है आपका 100 दिन का, 100 दिन का। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। देखिए पहले ये नरेगा हुआ करता था, ठीक है, तो नरेगा में नेशनल रोजगार गारंटी योजना था ये। इसका शुभारंभ आपका 2 फरवरी 2006 को किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला है, वहाँ पे एक बंदानापल्ली गांव है, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये 100 दिन का रोजगार देने की ये गारंटी प्रदान करता है। देखिए पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में जो है कि इसका नाम जो है कि चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। कब? तो 2 अक्टूबर 2009 को, ठीक है। 2009 को ये जो है कि मनरेगा हो गया और इस टाइम पे ये नरेगा था, ठीक है। देखिए विश्व बैंक जो है ना कि अपनी एक रिपोर्ट में इसको विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम बताया है इस योजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन। अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो कौन सी नदी नहीं निकलती है वहाँ से? तो ये गोदावरी नदी नहीं निकलती है। ये बाकी जो है कि नर्मदा, तवा, सोन वहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी निकलती कहाँ से है? देखिए ये जो है कि नासिक की पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, त्र्यंबक पहाड़ी से, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर भी वहीं पे है, आप लोग कभी नासिक जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। और ये प्रायद्वीपीय भारत की जो है कि सबसे लंबी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्रप्रयाग निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा, भागीरथी, अलकनंदा मंदाकिनी, भागीरथी भीलगंगा, भागीरथी मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग की बात की जा रही है, किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। ये दूसरा ऑप्शन सही है। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है, कहाँ पे? तो ये रुद्रप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जहाँ पे गंगा नदी का निर्माण होता है, वहीं से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। यमुना की सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है, तो कौन सी नहीं है? तो वो है आपका रामगंगा। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका
गंगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। बेतवा, चंबल, केन ये सब आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए गंगा नदी की सहायक नदी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में मुझे भी कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रेटर निर्मित झील है? लोनार, अरब सागर, डल झील, रुडोल्फ। क्रेटर निर्मित झील कौन सी है? तो वो है आपका लोनार। देखिए क्रेटर निर्मित झील किसे कहते हैं? तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद से ना जो बने क्रेटर्स में जल भर जाने के फलस्वरूप जो है कि जिस झील का निर्माण होता है उसे हम क्रेटर झील कहते हैं। लेकिन जो ये लोनार झील है आपका ये कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले में स्थित है ये, और ये खारे पानी की झील है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है कि उल्का पिंड के पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? दक्षिण पश्चिमी तट पे, उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पश्चिमी तट, दक्षिण पूर्वी तट। तो कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार जो है कि भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका दक्षिण पूर्वी तट पर। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। तो भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो ये फुलहर झील स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही है। उत्तर प्रदेश जो है कि किन किन राज्यों के से सटा हुआ है, किन किन राज्यों से सीमा बनाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। किस नदी का उद्गम स्थल जो है कि भारत में नहीं है? कौन सी नदी है वो? तो वो है आपका सतलज नदी। देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ये तिब्बत में है, मानसरोवर झील के निकट जो राकस ताल है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, निम्नलिखित राज्यों में से किस में गरीबी रेखा से नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पंजाब। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा प्रदेश है जिसमें गरीबी रेखा के नीचे न्यूनतम प्रतिशत का योगदान है, मतलब सबसे कम जो है कि गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वहाँ पे, तो वो है राज्य केरल आपका। थर्ड ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? शरावती, नर्मदा, माही, साबरमती। कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? वो कौन सी नदी है? पश्चिम वाहिनी नदियों की बात की जा रही है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका जो है कि आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर मैं जो है कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, एंड फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEO RO करके। तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों का फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।